चलिए ठीक है, फिर आज हम लोग बात करेंगे अकबर के बारे में। मुगल साम्राज्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने अकबर के आगे के जो भी शासक रहे हैं, चाहे वो हुमायूं रहे हों या फिर हुमायूं के जो भी पहले के शासक रहे हों, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। तो बाबर से चर्चा की शुरुआत हुई थी, फिर हुमायूं की तरफ गई। हुमायूं के बाद अब उनके पुत्र अकबर की चर्चा आज की क्लास में हम लोग करेंगे। सबसे पहले कि अकबर का जन्म कब और किन परिस्थितियों में होता है, हमने पिछले क्लास में इसकी चर्चा की थी कि जब हुमायूं निर्वसन पे होता है, अपने राज्य से भगा हुआ होता है, तो वह सिंध के शासक जिसका नाम होता है अमरकोट का राजा राणा वीरसाल, उसके यहाँ पर वह क्या करता है, आश्रय लेता है। और इसी निर्वसन के समय में जब वह अपने राज्यकाल से दूर होता है, उसी समय अकबर का जन्म हमको वहां पर दिखाई देता है। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठेगा कि अकबर का जन्म हुआ कब। तो जो वास्तविक तिथि है कि अक्टूबर में कि नवंबर में कि 14 अक्टूबर की 15 अक्टूबर की कब हुआ, इस तिथि को लेके थोड़ा सा विद्वानों में मतभेद है। जो अबुल फजल का साहित्यिक रचना है और जो गुलबदन बेगम की रचना है, उसमें जो अकबर की जन्म तिथि मिलती है वह मिलती है 14 अक्टूबर 1542। लेकिन वहीं पर जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि 15 अक्टूबर 1900 में बोल रहा हूं, 1542। ठीक। उसके अलावा जौहर जो है वह बात करते हैं कि जो अकबर का जो जन्म हुआ था वह 23 नवंबर 1542 को हुआ था। तो आप देख रहे होंगे कि अलग अलग तिथियां, कोई नवंबर में कह रहा है, कोई अक्टूबर में ही आगे पीछे कह रहा है। तो फिलहाल आप इतना जानिए कि जो अकबर हैं इनका जो जन्म हुआ वह 1542 में हमको देखने को मिलता है। अब दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में उठेगा कि इनका जन्म हुआ कहाँ, जो कि सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो इनका जो अकबर है, इनका जन्म अमरकोट में, जो राजा वहां के हैं राणा वीरसाल, उनके महल में इनका जन्म होता है। तो हुमायूं के प्रवास काल के दौरान अमरकोट में अकबर का जन्म 1542 में हमको होता हुआ दिखाई देता है। 42 में इनका जन्म होता है और 1556 में इनका अकबर का राज्याभिषेक आपको दिखाई देगा। तो 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, जन्म 1542 और जो आपका इनका राज्याभिषेक है वह है 1556। अब प्रश्न ये आता है कि 1542 से लेके 1556 के बीच में जब तक अकबर का राज्याभिषेक नहीं हो गया और उसके कुछ साल बाद भी अकबर किसके संरक्षण में रहे, यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप में से किसी को जानकारी है? बैरम खां। बैरम खां। सर बैरम खां। मैं क्यों बोल रहा हूँ, रीजन भी है इसके पीछे। 1556 में ही हुमायूं की मृत्यु होगी, जब वह एक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरते हैं और उनकी उसके पश्चात मृत्यु हो जाती है। तो 1556 में ही पहली बार वह शासक बनते हैं अकबर, और 1560 के आसपास तक लगभग संरक्षण में आपको दिखाई देंगे अकबर बैरम खां की। बैरम खां कौन थे? तो बैरम खां ऐसे माने जाते हैं कि बैरम खां इनके प्रधानमंत्री के रूप में, वकील के रूप में अकबर के नियुक्त थे, और इन्हीं के संरक्षण में जो अकबर थे यह बड़े हुए। अपने शासन की सभी चीजों गतिविधियों को उन्होंने इन्हीं से प्राप्त किया जाना, और बैरम खान ने कई सारे युद्धों में इनको काफी सफलता भी दिलाई, इनके पिता को और इनको। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये बनता है कि इन्होंने, अकबर ने कब गद्दी पर, सत्ता पर स्थानांतरित हुए, बैठे? तो तुरंत हमने आपको बताया कब बैठे, 1556 में। यदि गद्दी पर बैठने की बात कहे, राज्याभिषेक की बात कहे, शासक बनने की बात कहे, तीनों चीजें समान है, अलग नहीं है। तो 1556 में ही इनका राज्याभिषेक होगा, अर्थात ये गद्दी पर बैठेंगे, अर्थात ये 1556 में मुगल शासक के रूप में यह अगले शासक बनेंगे।
अब देखिए 1556 जैसे ही डेट आता है आपके दिमाग में एक युद्ध का बारे में जानकारी आनी चाहिए। किसी को दिमाग में कुछ आ रहा है, वह युद्ध कौन सा होगा? द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, अर्चना जी आप बताइए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया था? बताइए भाई, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया था? 1526 में लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जीता कौन था? बाबर। बाबर। उसके पश्चात क्या हुआ था? उसके बाद फिर मुगल वंश की स्थापना हो गई। स्थापना की। वेरी गुड, सही जवाब। ठीक है, तो 1556 डेट जैसे ही ईयर आएगा आपको ध्यान रखना है इसके शासनकाल में पानीपत का द्वितीय युद्ध होगा। यह द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच होता है, इसमें जीतता कौन है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 1556 में जो पानीपत का द्वितीय युद्ध होगा यह होगा हेमू, जो कि दिल्ली का हिंदू अंतिम शासक था। यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो ध्यान रखिएगा उसका नाम था हेमू। हेमू सामान्य रूप में कहा जाता है, यदि इसके पूरे नाम की चर्चा करें तो उसका नाम था हेमचंद्र। ठीक है, यह दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था और इस पानीपत के युद्ध में यही जो हेमू है वह और अकबर, इन दोनों के बीच में युद्ध होगा। और इस युद्ध में अकबर ने अंतिम हिंदू राजा हेमू, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उसको उसने क्या किया? पराजित किया। इतनी बात क्लियर है? यस सर। क्या क्या जाना आपने कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 में हुआ। किनके मध्य हुआ? तो अंतिम हिंदू सम्राट हेमू और अकबर के बीच में हुआ। तीसरा, इस युद्ध में विजय किसकी हुई? तो अकबर की हुई। क्लियर है इतनी बात? यस सर। अब अकबर से कुछ जानकारियां आपके एग्जाम में पूछी जा सकते हैं, जैसे अकबर का पूरा नाम क्या था, पिता का नाम आप सभी लोग जानते हैं। देखिए, मुगल शासक हो चाहे दिल्ली सल्तनत के शासक हो और जो गुप्त काल के शासक हैं, खासकर इन तीनों राजवंश में आपके शासकों को क्रम से, ऑर्डर से करने का कभी कभी प्रश्न आ जाता है। तो उस पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा कि आगे बाबर होंगे, फिर हुमायूं होंगे, फिर अकबर होंगे, फिर उनके आगे के जो पुत्र होंगे वह होंगे। तो आपको यह जो क्रम है, यह क्रम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो क्रम गड़बड़ाया नंबर गड़बड़ाया। ठीक है, उसी तरह आपके जो दिल्ली सल्तनत के शासक हैं उनका भी क्रम आपको ध्यान में रखना है, जो दिल्ली सल्तनत के राजवंश हैं उनका भी क्रम में ध्यान में रखना है। कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करने के लिए आता है, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान से समझ के करेंगे। सबसे पहली चीज की जो अकबर है, इसका पूरा नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसके पिता का नाम हुमायूं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। इसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम, जो कि हमने कल उस दिन जब क्लास हुई थी तो उसमें चर्चा की थी, हमीदा बानो बेगम। इसका राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1556 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? तो पंजाब का जो कालनौर स्थान है, कालानौर, वहां पे, जिसको वर्तमान में हम लोग गुरदासपुर बोलते हैं, वर्तमान में यह कालानौर गुरदासपुर के रूप में जाना जाता है, यहीं पर अकबर का राज्याभिषेक होता है। तो आपको ध्यान रखेंगे, राज्याभिषेक से दो प्रश्न होगा। पहला, कब होता है? तो 1556 में होता है। कहाँ होता है? तो पंजाब के कालानौर, जो कि वर्तमान में गुरदासपुर है, वहां पर होता है। इसका किसको संरक्षण प्राप्त था, या फिर अकबर ने का संरक्षण किस व्यक्ति ने किया? तो हमने अभी कई बार चर्चा कर लिया है, बैरम खान ने किया, जो कि इसका प्रधानमंत्री भी था। बैरम खान को एक अन्य नाम से जाना जाता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है, कि खान बाबा किस
व्यक्ति को या फिर किस मुगल वंशीय व्यक्ति को खान बाबा के नाम से भी जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, बैरम खान को खान बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसके शासन काल में कई सारी पुस्तकें लिखी गई, जिसमें अबुल फजल की पुस्तक है, गुलबदन बेगम की पुस्तक है, जो कि इसके बारे में जानकारी देंगी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न एक आपके सामने उठता है, अधिकांशतः कई लोग पूछ लेते हैं एग्जाम में कि वह कौन सा मुगल शासक है जो कि अनपढ़ था? बताइए, किसी को जानकारी? अकबर। यह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जब आप लोग सीरियल वगैरह देखते हो तो इसमें ऐसे इसको दर्शाया गया है कि यह बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था, जबकि यह वास्तविक रूप में अकबर जो था वह पढ़ा लिखा नहीं था, बल्कि वह क्या था? अनपढ़ था। तो पूरे मुगल साम्राज्य में यह एकमात्र ऐसा शासक आपको दिखेगा जो कि अनपढ़ मुगल शासक है। यदि प्रश्न आपके एग्जाम में आए कि एकमात्र अनपढ़ मुगल शासक निम्नलिखित में से कौन है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, तो कौन होगा? अकबर होगा। जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे तो वो तो ये मान के चलेंगे कि अकबर महान सभी लोग सुनते हैं, तो इसको तो कभी टिक नहीं लगाएंगे कि अकबर कैसे अनपढ़ हो सकता है, वो औरंगजेब को लगाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा कि जो अकबर है वह क्या था? एकमात्र अनपढ़ मुगल शासक था। अब प्रश्न ये उठता है कि इसके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हुई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण रचना है अकबरनामा, जो कि इसकी जीवनी से संबंधित है। प्रश्न यह पूछा जाता है कि अकबरनामा की रचना किसने की? बताइए, किसी को जानकारी है? सर अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की है। यह जो अकबरनामा है यह मुगल इतिहास को, मुगलियन जो हिस्ट्री है, इसको काफी अच्छी तरीके से इसमें हमको इससे संबंधित जानकारी मिलती है। रचना किसने किया है? अबुल फजल ने किया है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यह जो अकबरनामा है यह 3 भागों में विभाजित है। अब आप लोगों ने एक प्रश्न सुना होगा कि आईने अकबरी एक पुस्तक है, आप में से अधिकांश लोगों ने सुना होगा और इसके रचनाकार के नाम से भी परिचित होंगे। तो ये आंसर बताएंगे हमको अंकिता सुमन जी की आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? सर अबुल फजल। अबुल फजल, वेरी गुड। यह जो अभी हमने अकबरनामा बताया जिसमें आपके 3 भाग हैं, तो यह अकबरनामा का तीसरा भाग ही यह आईने अकबरी है, जिसकी रचना किसने की है? अबुल फजल ने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न यदि हम आपसे यह पूछें कि यह बताइए कि वह कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने शासनकाल में तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को समाप्त कर लिया था? हमने आपको जजिया कर से संबंधित प्रश्नों की चर्चा की थी जब हम अब दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने आपसे जजिया कर से संबंधित चर्चा की थी। तो आप में से कोई बता दे भैया कि जजिया कर आगे था क्या? उसकी चर्चा हम लोगों को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लें। तो आप में से कोई बताएं कि जजिया कर क्या था, किस प्रकार का कर था? हाँ सर जजिया कर गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था और को अकबर गैर अपने शासन में धार्मिक। समाप्त कर दिया था। अकबर जजिया कर एक गैर धार्मिक कर था। अब प्रश्न ये होता है कि सबसे पहले जजिया कर किन व्यक्तियों के लिए लगाया गया था? तो जजिया कर जब पहली बार लगाया गया तो यह लगाया गया था किसके लिए? यहूदियों और ईसाइयों के लिए। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि भारत के क्षेत्र में सबसे पहली बार जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया? ध्यान रहे मैं भारत के में क्षेत्र में पूछ रहा हूं, ब्राह्मणों के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। ब्राह्मणों का क्वेश्चन अलग हो जाएगा। यदि प्रश्न यह हो कि ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर किसने लगाया, तब उत्तर अलग हो जाएगा। जबकि यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया।
बताइए, किसी को जानकारी है? सर मोहम्मद बिन कासिम। कब लगाया? 1712 नहीं, 1712 की 712? 712 सर। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया, और जो स्थान था जहां पर उसने जजिया कर लगाया वह सिंध का क्षेत्र था। लेकिन इसमें भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब यह पहली बार भारत में लगा तो जो लूले, लंगड़े, अंधे थे उनके साथ जो ब्राह्मण थे यह जजिया कर से मुक्त थे। मतलब पहले लूले, लंगड़े, अंधे एवं ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा गया था, अर्थात उनको जजिया कर नहीं देना होता था। लेकिन प्रश्न ये आ जाता है कि जजिया कर को ब्राह्मणों के ऊपर सबसे पहले किस शासक ने लगाया? तो आप में से कोई एक खुद बताए। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। यह ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान। अब प्रश्न ये आता है कि ठीक है, इसने ब्राह्मणों के ऊपर सबसे पहले जजिया कर लगाया, लेकिन इसको सबसे पहले समाप्त किसने किया? तो अकबर वह शासक था जिसने अपने शासनकाल में 1564 के आसपास में आप देखोगे तो आपको यह जजिया कर इसने समाप्त कर दिया। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा के ऊपर जो लगने वाला कर था उसको समाप्त किया। 1564 में इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। इसके आगे आप बढ़ोगे तो फिर देखोगे कि 1674 के आसपास औरंगजेब पुनः एक बार फिर से जजिया कर लागू कर देगा, जिसमें कि मेवाड़ का जो क्षेत्र है वह जजिया कर से मुक्त रखा जाएगा। उसके पश्चात 1713 में फर्रुखसियर आता है जो कि पुनः जजिया कर को समाप्त करता है, लेकिन फिर उसके कुछ दिमाग में कीड़ा काटता है, वो फिर 1717 में से पुनः चालू कर देता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, जजिया की हिस्ट्री है, कहानी है, इतिहास है जजिया का। तो शुरू कहाँ से हो रहा है भारत में? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा शुरू हो रहा है, जिसमें ब्राह्मणों को छूट थी। फिरोज शाह तुगलक आते हैं। फिरोज शाह तुगलक अपने शासनकाल में ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगाते हैं। फिर अंतिम में आपके फाइनली आते हैं अकबर, जो कि 1564 में इस जजिया कर को समाप्त कर देते हैं। तो दो चीजें आपने कर को लेके जानी कि अकबर के द्वारा जो तीर्थ यात्रा के ऊपर जो लगाए जाने वाला कर था यह कब समाप्त हुआ? तो 1563 में समाप्त हुआ। वहीं पर यदि आपसे जजिया कर की समाप्ति की बात पूछी जाए तो यह 1564 में जजिया कर को समाप्त किया गया। इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध है जो कि आपको जानना चाहिए। आप लोगों ने 1575 में एक युद्ध हुआ था, 75 या 76 में, बताइए वो युद्ध कौन सा हुआ था और कब हुआ था? 1500, 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, 1575, 1576, 1577, 1578। इसमें सर अकबर ने 1576। हाँ बोलिए। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। वेरी गुड, सही जवाब। अब देखिए भाई, प्रश्न यह उठता है कि ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में, दो लोगों के बीच में हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि अकबर की तरफ से इस हल्दी घाटी के युद्ध में किसने भाग लिया था, या फिर अकबर का सेनापति इस युद्ध में कौन था? आप में से कोई एक बताइए। बैरम खां ना। मान सिंह। मान सिंह, वेरी गुड, सही जवाब मान सिंह। तो मान सिंह वह शासक था जिसने अकबर की तरफ से इस युद्ध में भाग लिया, और इस युद्ध में भाग ही नहीं लिया अपितु ऐसा कहा जाता है कि उसने महाराणा प्रताप को इस युद्ध में क्या किया? पराजित किया। तो आपके 3 पॉइंट्स इस युद्ध से आ सकते हैं। पहला कि हल्दी घाटी का युद्ध किन लोगों के मध्य हुआ, तो आपने तुरंत जवाब देना है कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। दूसरा, यह जो युद्ध हुआ इसमें विजय किसकी हुई? इस युद्ध में विजय हुई सिंपली तौर पर कह लें तो अकबर की। तीसरा कि इस हल्दी घाटी के युद्ध में जो यह युद्ध हुआ
उसमें अकबर का सेनापति कौन था, तो वह था मान सिंह। और अंतिम प्रश्न किया, जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है यह कब होता है? तो हमने अभी आपको बताया कि यह युद्ध होगा आपका कब, 1576 ईस्वी। इतनी बात क्लियर है? यस बताइए सर। भाई। ठीक। अब आप लोगों ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुना होगा। अकबर के द्वारा एक नगर की स्थापना की गई थी, एक शहर को बसाया गया था जिसका नाम था फतेहपुर सिकरी, जो कि आगरा के लगभग 35-40 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है। तो ये जो फतेहपुर सिकरी है, इसकी स्थापना कह ले, संस्थापक कह ले, वह कौन माने जाते हैं? अकबर माने जाते हैं। अब आपसे प्रश्न यह हमारा है कि इसी फतेहपुर सिकरी में उसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट डोर, जिसको हम लोग दरवाजा बोलते हैं, उसका निर्माण कराया था। उस दरवाजे का नाम हमको बताएंगे कन्हैया जी। बताइए भाई, उस दरवाजे का नाम क्या था जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा। और किस खुशी में इसने बुलंद दरवाजा बनाया था? नहीं मालूम। इस फतेहपुर सिकरी में जाने के लिए उसने बुलंद दरवाजा बनवाया, ठीक है, लेकिन बुलंद दरवाजा इसने किसी एक ओकेजन पे बनवाया था, किसी एक अवसर पे बनवाया था। वह अवसर क्या था? नहीं मालूम सर। प्रीति जी आप बताइए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए प्रश्न कैसे बनेगा कि अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में बनवाया गया? तो ध्यान रखिएगा, अकबर ने जब गुजरात प्रदेश का विजय किया, गुजरात को जीता, तब उसी खुशी में, उसी के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में उसमें प्रवेश करने के लिए बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। इतनी बात क्लियर है? तो किस विजय के पश्चात निर्माण हुआ है या फिर किस उपलब्धि में हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, गुजरात विजय के पश्चात यह उसने कार्य करवाया है। साथ में यहाँ पर बड़ा एक इम्पोर्टेंट, इसने एक स्थापत्य की रचना की है, जिसको यदि हम हिंदी में बोले तो प्रार्थना भवन है। उस प्रार्थना भवन को हम लोग सिंपली उर्दू में क्या बोलेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आता है? बताइए भाई। अंकिता जी आप बताइए। सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नहीं पता। इबादत खाना नाम सुना है? यस सर। हाँ सर, सुने हैं। हाँ, तो ये इबादत खाना ही प्रार्थना भवन था, जहाँ पे प्रार्थना किया जाता था। ठीक है। इसी इबादत खाने का निर्माण इसने फतेहपुर सिकरी में धार्मिक परिचर्चाओं, मतलब धार्मिक बातों को लेकर कहना सुनना, यह चीजों के लिए उसने निर्माण कराया था। तो फतेहपुर सिकरी, सबसे पहले फतेहपुर सिकरी को लेकर 3 प्रश्न आपके यहाँ बनेंगे। कौन कौन से? कि फतेहपुर सिकरी की स्थापना किसने किया? तो ध्यान रहे, अकबर ने किया। फतेहपुर सिकरी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपका दरवाजा है, जो कि आपको जानना चाहिए, बुलंद दरवाजा, जिसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा, कि यह जो बुलंद दरवाजा का निर्माण है, इसने यह किस उपलब्धि के पश्चात किया या फिर किस खुशी में इस बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया है, किस उपलक्ष्य में? ध्यान रहे, गुजरात विजय के पश्चात। 3 हो गए। चौथा, कि इसी जो आपका फतेहपुर सिकरी है, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्थापत्य की रचना हुई, जिसको हम लोग इबादत खाना बोलते हैं। तो यदि प्रश्न पूछा जाए, तीनों प्रश्न अलग अलग प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं, एज लाइक दैट, कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है। यही केवल जरूरी नहीं कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया, यह पूछा जा सकता है कि यह स्थित कहाँ पे है। तो यह स्थित है आपका फतेहपुर सिकरी में।
या फिर इबादत खाना का निर्माण जो अकबर के शासन काल में किया गया या कहाँ पर किया गया? तो ध्यान रखिएगा, स्थल भी आपको ध्यान में रखना है और किसने स्थापित किया यह भी ध्यान में रखना है। तो अकबर के द्वारा यह स्थापना की गई है और कहाँ पे की गई है? तो फतेहपुर सिकरी में यह स्थापनाएं की गई। इतनी बात क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत, कंफ्यूजन? सर एक क्वेश्चन ये है कि अकबर के शासन में मुनीम खां कौन थे? कौन? मुनीम खां। मुनीम खान? अभी तुमको कोई इसकी विशिष्ट जानकारी नहीं है मुनीम खान कौन थे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको बता देंगे। अच्छा, आप लोगों को ओके आज, सर। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है ना तो मुझसे बाद आगे बात करें। कुछ नहीं पूछना है, आगे बढ़े? बोलिए भाई। यस सर। आप लोगों में से किसी ने व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज किया था कि करंट अफेयर से संबंधित कुछ चीजें, तो आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन है पूछ लीजिए अभी। क्या पूछना चाहते थे, क्या दिक्कत हो गई करंट अफेयर्स को लेके? बोलिए भैया, देश बोलने वालों का है। अब ग्रुप में बोलेंगे, सामने से पूछा जा रहा है तो जवाब नहीं देंगे आप लोग। सर शायद जो मैसेज करी थी वो क्लास में नहीं है, इसलिए कोई नहीं बोल रहा है। कौन मैसेज किया था? नाम उनका? खैर, जो भी हैं, मैं पुनः आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स जब भी पढ़िए खिचड़ी के फॉर्म में मत पढ़िए। करंट अफेयर्स हर समय पढ़ा जाता है तो टॉपिक वाइज पढ़ा जाता है। हमने जब भी पढ़ाया है तो हर बार उसकी चर्चा क्लास में की है। हालांकि आप लोगों के साथ ऐसे टेक्निक पे नहीं क्लास हुई है, लेकिन वैसे जब भी यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड हुए हैं तो उसमें हमने चर्चा की है कि जब भी करंट अफेयर्स पढ़िए तो उस करंट अफेयर्स में आपको टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़नी होंगी। वो टॉपिक वाइज चीज़ें कैसे होंगी आपको पता होगा। जैसे जितनी भी नियुक्तियां होती हैं, अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उनको एक जगह लिख लीजिए। जितनी हाल में पुस्तकें पब्लिश हो रही हैं, उनके राइटर कौन है, उनका विमोचन किसने किया, या फिर वह पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई, यही 3 पॉइंट्स पुस्तकों से बनते हैं। 2 सेक्शन हो गए। तीसरा, वर्तमान में कौन कौन से खोज हुए हैं, वह खोज किस चीज से संबंधित है, खोजकर्ता कौन है, वो हो गया। चौथा, कि कौन सी योजना लागू की गई, उस योजना को लागू करने वाला मंत्रालय, मंत्री कौन है, उस योजना का उद्देश्य क्या है। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या हुए हैं, कौन सी चीजें विकसित की गई हैं, वह विकसित किए जाने का उद्देश्य क्या है, उसका परिणाम क्या होगा, इसको अलग कर लीजिए। उसके अलावा अवार्ड जो होते हैं, जो आपके पुरस्कार होते हैं, उनसे संबंधित जो चीजें हैं उनको अलग कर लीजिए। तो ऐसे जब आप लोग टॉपिक वाइज चीजें एक तरफ से करते जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि एक ही जगह आपको हर एक टॉपिक का सभी चीजें एक ही जगह मिल जाएगा। तो आपको चीजें आसानी से याद भी होंगी और खिचड़ी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि इन द केस 2021 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो 2021 में नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो भी फैक्ट है उसको एक जगह लिख लीजिए कि साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला, शांति के क्षेत्र में किसको मिला, फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिला, रसायन के क्षेत्र में किसको मिला, जीव विज्ञान के क्षेत्र में किसको मिला, ये चीजें जान लीजिए। लेकिन ध्यान रहे, गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है, पता है कि नहीं आप लोगों को? नोबेल पुरस्कार गणित गणित के क्षेत्र में मिलता है, बताइए। जीएस का पार्ट है, जीके का सॉरी, बताइए। आवाज जा रही है? यस सर। पता नहीं। पता नहीं।
अच्छा, गणित के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार का नाम बताइए। सब जीके का है, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स नहीं पढ़े हैं आप लोग? एबेल पुरस्कार का नाम सुना है? नोबेल तो सबसे बड़ा है, साहित्य का, शांति का, जीव विज्ञान का, रसायन विज्ञान का और भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। लेकिन गणित का सबसे बड़ा पुरस्कार का नाम बताइए। अरे भैया लिख लो, एबेल। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। स्थापत्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? आप लोगों का जीएस ठीक नहीं है लगता है। सर क्विज करवा रहे हैं ना इस समय? आप लोगों को ऐसे क्विज जीएस के सीरीज में नहीं मिलते हैं? आप लोगों में जीके जीएस आता है कि नहीं, ये बताइए आगे पेपर में। नहीं सर, नहीं। अच्छा, जीके नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। जान लीजिए, प्रित्जकर जो पुरस्कार है वो आर्किटेक्चर का, स्थापत्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। खैर आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने पॉइंट पे पुनः आते हैं। तो जो चीजें आपको बताई गई वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थी, उसको आप लोग चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तो इबादत खाने के निर्माण तक की चर्चा हम लोगों ने कर ली थी, उसके आगे बढ़ते हैं। अकबर ने अपने शासन काल में एक नए धर्म की स्थापना की, कह लें शुरुआत की। उस धर्म की शुरुआत कब किया गया और उस धर्म को मानने वाला पहला व्यक्ति कौन था, यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो धर्म का नाम है दीन ए इलाही धर्म, दीन इलाही बोलते हैं उसको कभी कभी। तो दीन इलाही धर्म की शुरुआत कब किया गया और किसने किया, बताइए। पंद्रह सौ बयासी के आसपास में आप देखेंगे कि अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना की, जिसे नाम दिया दीन ए इलाही। दीन ए इलाही का मतलब होता है कि ईश्वर का धर्म, ठीक है। यह स्थापना उसके द्वारा किया गया था। दूसरा प्रश्न आपके सामने आता है कि यह जो इलाही दीन इलाही धर्म था, यह किस चीज के ऊपर इसका संबंधित चीज है, मतलब किस चीज के ऊपर यह निर्माण किया गया है? क्या यह एकेश्वरवाद से संबंधित है, किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। बताइए। सर्वेश्वरवाद पे संबंधित है, एकेश्वरवाद पे संबंधित है, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं ये पॉइंट्स। तो दीन इलाही धर्म जो है वास्तव में सर्वेश्वरवाद से संबंधित है, जिसकी प्रेरणा, जिसके परिवर्तन की प्रेरणा जो है मुख्य रूप से यह निजामुद्दीन औलिया के चीजों से ली गई थी। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट आप लोग डिटेल में मत जाइए, आप लोग को इतिहास इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। फिलहाल आप लोग ये जाने कि 1582 के आसपास के में आपके दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर करता है, जिसको हिंदुओं में केवल और केवल सबसे पहली बार बीरबल के द्वारा इस जो दीन इलाही धर्म है उसको स्वीकार किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं दीन इलाही को लेके, कि दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई, अकबर के द्वारा की गई। यह किस पर आधारित है, सर्वेश्वरवाद पर आधारित है। तीसरा कि अकबर के दीन इलाही धर्म को सबसे पहले किस शासक ने, किस व्यक्ति ने स्वीकार किया, तो ध्यान रहे उसके जो मंत्री थे बीरबल, उसके द्वारा उसने यह स्वीकार किया गया। ठीक है, क्लियर है बात? यस सर। अकबर के शासन काल में नवरत्न होते थे, जानते हैं आप लोग? यस। अब जैसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय हमने पढ़ाया था, तो वहां पे भी नवरत्न थे, हमने उनकी चर्चा की थी, जिसमें धन्वंतरी थे, कालिदास थे, भैरवी थे, अलग अलग लोग थे जिनके क्षेत्र अलग अलग थे। तो हमने जब उन चीजों की चर्चा की थी तो वहां पर हमने आपको बताया था कि कौन कौन से शासक हैं, कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कि उस समय के नवरत्न में शामिल थे।
जिसमें आपके आर्यभट्ट हो गए, कालिदास हो गए, ये सभी लोग जो है उस समय के तत्कालीन विद्वान थे। अब इसी तरह अकबर के भी शासन काल में उनके नवरत्न थे, जिन नवरत्नों के नाम कुछ आप लोग जानना चाहें या लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। यदि यह प्रश्न आएगा तब आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन नहीं था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आसानी से याद भी हो जाएगा। सबसे पहला, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल, आप सभी लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर कह लें वह। और बीरबल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था। तो बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास, इस पॉइंट को आप सभी लोग नोट कर लेंगे। दूसरे, अबुल फजल का आप लोगों ने नाम सुना, जिन्होंने अकबरनामा या फिर आईने अकबरी जैसी चीजों को इन्होंने क्या किया, निर्माण किया था, उसकी रचना की थी, तो अबुल फजल हो गए दूसरे। तीसरा, तानसेन, यदि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि तानसेन किसके शासनकाल या किसके दरबारी कवि थे, तो ध्यान रखिएगा अकबर थे। और तानसेन को हम लोग क्या कहते हैं, संगीत सम्राट भी कहते हैं। ठीक है, अकबर ने तानसेन को एक उपाधि दी थी, इनकी संगीत से खुश होकर अकबर ने तानसेन को एक उपाधि दी थी, वह उपाधि थी कंठाभरणवाणी विलास। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जान लीजिए, कंठाभरणवाणी विलास, यह उपाधि अकबर ने तानसेन को दिया था। कई लोग कभी कभी जब ताना मारते हैं, जो व्यक्ति गाना गाते हैं, तानसेन थोड़ी हो जाओगे, तानसेन मतलब बहुत बड़े संगीतज्ञ, संगीत के सम्राट को तानसेन कहा जाता है। तो तानसेन किसके दरबारी कवि थे, अकबर के थे, और ये नवरत्नों में से एक थे। इसके अलावा अब्दुल रहीम खान खाना, जब हमने आपको हुमायूं के बारे में पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताया था कि जो बैरम खां थे उनके पुत्र थे, जिनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, इन्होंने जो अब्दुल रहीम खान खाना है, इन्होंने ही तुर्की में लिखे बाबरनामा का अनुवाद फारसी में किया है। यही वो अब्दुल रहीम खान खाना है जिन्होंने बाबरनामा का अनुवाद फारसी में किया है। ठीक है, अगला है मान सिंह। मान सिंह हमने बताया ही कि जिसने हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें अकबर की तरफ से लड़ते हुए उसके सेनापति के रूप में उसने महाराणा प्रताप को क्या किया था, हराया था, ये वही मान सिंह है। इसके अलावा राजा टोडरमल, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अकबर के शासनकाल में वह कौन सा व्यक्ति है जो कि भूमि सुधार, भूमि माप या फिर भूमि राजस्व से संबंधित व्यक्ति है, तो वह व्यक्ति था राजा टोडरमल। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो कुल 6 हो गए, 3 और बचे। फैजी, फैजी का नाम आप लोगों ने सुना था, अबुल फजल के ये बड़े भाई थे। फैजी जो थे यह अबुल फजल के बड़े भाई थे। यह फैजी वही हैं जिन्होंने महाभारत, गीता को फारसी में अनुवाद किया है। ठीक है, इसके अलावा हकीम हुमाम थे, और अंतिम में मुल्ला दो प्याजा, इनका पूरा नाम है मुल्ला दो प्याजा। तो इस प्रकार कुल 9 रत्न जो हमने आपसे बताए, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, मान सिंह, राजा टोडरमल, फैजी, हकीम हुमाम और मुल्ला दो प्याजा, यह अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। इतनी बात क्लियर है? बताइए भाई। अकबर ने अपने शासनकाल में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों को लागू किया। 1582 में, यदि आप लोग, अभी हमने बताया कि 1582 में इसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की, पहला पॉइंट। और 1 साल बाद अर्थात 1583 में आप देखेंगे तो इसने एक नए संवत जिसका नाम है इलाही संवत, इस इलाही संवत की इसने शुरुआत की।
तो 1583 में अकबर ने एक नए संवत की स्थापना की, इलाही संवत की। और यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि इलाही संवत की शुरुआत किसके द्वारा और कब किया गया, तो ध्यान रखिएगा 1583 में अकबर के द्वारा यह शुरुआत किया गया। इसके अलावा इसने 1584 के आसपास जो पहले हिजरी सन, हिजरी जो जैसे कि वर्तमान में हम लोगों का विक्रम संवत है, वैसे ही पहले हिजरी सन था, उसका प्रयोग इसने बंद करके सौर वर्ष का प्रचलन किया इसने। और साथ में जो गो मांस का भक्षण होता था, मतलब जो गायों के मांस को खाया जाता था, उसका भी इसने अपने शासन काल में रोक लगा दिया। तो गो मांस के भक्षण पर भी अकबर ने अपने शासन काल में क्या किया है, रोक लगाया है। ठीक है। इसके अलावा अकबर ने अपने शासन काल में, आप हम लोग को ये बताइए कि सिजदा और पाबूस हमने आपको पढ़ाया था, यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? बलबन। बलबन। और अकबर के द्वारा क्या यह समाप्त किया गया या फिर यूं ही इसके शासन काल में बना रहा? इसके शासन काल, हाँ बोलिए। समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया, अच्छा। इस पॉइंट्स को आप लोग कल क्लियर करके आएंगे। अकबर, मैं इतना हिंट दे रहा हूं कि अकबर जो है, इसने खलीफा के समान ही, मतलब जो खलीफा होते थे मुस्लिम के धर्म से संबंधित जो गुरु होते थे, पहले खलीफा कहे जाते थे, तो उनके समान ही स्वयं इसने खुतबा पढ़ा और राजगद्दी के सामने चूमने की प्रथा और सिजदा के समान प्रथाएं इसने अपने शासन काल में आरंभ की थी, शुरुआत की थी। तो अब आपको बताना है कि इसने समाप्त किया है कि शुरुआत की है। ये आप लोग कल इस चीज को ध्यान से पढ़ के आएंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे की चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो अभी फिलहाल कोई प्रश्न वगैरह आज की क्लास से पूछना है तो ठीक है, नहीं तो हम क्लास को समाप्त करें। बताइए, किसी को कुछ पूछना है? हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं भाई, बताइए। यस सर। बताइए। सर, अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासनकाल जब आएगा तो उसके शासनकाल में हमको जजिया कर नहीं दिखता है। हालांकि स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकांश विद्वान मानते हैं कि उसके शासनकाल में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था अंतिम रूप से। और कोई प्रश्न? सर एग्जाम में अगर किसी के द्वारा मान लीजिए कोई शासक है और उसको लेके कोई स्टेटमेंट किसी इतिहासकार के द्वारा दिया गया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे? स्टेटमेंट्स को लेके आ सकते हैं क्वेश्चन, जो प्रमुख इतिहासकार हैं उनके, लेकिन आपके लेवल पे एग्जाम में कम आएंगे। जो स्टेटमेंट्स अच्छा। वाले क्वेश्चन हैं वो टीजीटी, पीजीटी, इन सभी लेवल्स पे आते हैं। जैसे सर एक क्वेश्चन है कि वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था, दरबार में वह ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? ऑप्शन में है इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा मोहम्मद बिन तुगलक। आपको बता दिया गया है बलबन। बलबन। क्लास में पढ़ाते समय ये चर्चा हमने की थी। बलबन बहुत क्रूर शासक था। अलाउद्दीन खिलजी मजाकिया भी था, क्रूर भी था, लेकिन बलबन जो है वह क्रूर ही था, वो सीरियस नेचर का व्यक्ति था। तो सर इस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे ना एग्जाम में? ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 9 के बराबर बनेंगे।
तब ठीक है। आप में केवल फैक्ट वाले क्वेश्चंस बनेंगे जो टू द फैक्ट होंगे। ये जो क्वेश्चंस आप लोग बता रहे, या तो देखिए आपने बहुत लिमिट उठाएगा तो क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए देगा, या फिर ये तथ्य सही है या गलत है। आजकल यही दो प्रश्नों का प्रचलन है, या तो क्रोनोलॉजी में सेट करिए, या फिर ये तथ्य सत्य है असत्य में, दो तथ्य दे देंगे और पूछ देगा कि ये जो तथ्य है वो सही है और आर जो है उसकी सही व्याख्या करता है। यही दो प्रश्न वर्तमान में प्रचलन में चल रहे हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न आप में बनेंगे जब आप पीजीटी या फिर हायर का कोई एग्जाम दोगे, तब पर्टिकुलर कौन सा व्यक्ति या कौन सा विद्वान इस संदर्भ में कौन सी बातें कह रहा है, तब के एग्जाम में तब से प्रश्न ऐसे बनते हैं। और कोई डाउट? देखिए आप लोगों के पास समय कम है, जो भी एग्जाम से रिलेटेड डाउट्स हो वो पूछ सकते हैं। इवन मेरे ही नहीं, कोई भी एग्जाम के पैटर्न कैसे क्या करना है वो भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ठीक है। हाँ बोलिए। सर अकबर की बहन का क्या नाम था? अकबर की बहन का नाम मुझे एट पॉइंट अभी तुरंत याद नहीं है सर। भैया कन्हैया जी बोले तो आप बताइए सर। करेंगे सर, उस बार दिए थे, जैसे इंग्लिश में पहले पेपर दिया था तो मतलब एक जो समझ में आ रहा था इंग्लिश में थोड़ा उसको मारे, फिर गलत हो गया, हिंदी में देखे वो गलत हो गया, तो फिर उसको फिर से सही किए तो वो क्या होता है, गलत हो जाता है पहले ही बार क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई कंप्यूटर पे दिए थे ना। यस। हाँ तो कंप्यूटर में आपके पास लास्ट मोमेंट तक, लास्ट सेकंड तक ऑप्शन होता है ऑप्शन बदलने का, जो आप लास्ट तक ऑप्शन रहेगा वही सही होगा। आप उसको बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जो जैसे कि आपने पहले ए लगाया, किसी चार ऑप्शन में से ABCD में से आपने ए लगाया, और एग्जाम के जस्ट पहले पहले लगता है कि नहीं नहीं इसका ऑप्शन सी होगा, तो यदि आपने ए से बदल के उसको सी कर दिया तो आपका ऑप्शन सी सही माना जाएगा। यस। चलिए ठीक है, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सब लोग आज स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते खेलते रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। थैंक यू सर। थैंक यू सर।